हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं उन सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कल हमें शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बहुत सारे शुभकामनाएं, बहुत सारे आदर सूचक शब्दों से सम्मानित किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। भगवान से, ईश्वर से कामना करते हैं कि आप पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण तन्मयता के साथ मेहनत करें और आपने अपने जो जीवन के उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं उन तक आप निश्चित रूप से पहुँचें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करना। इससे ठीक पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि यदि आपके पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि आप कोई चालक तार रख देते हैं और उस चालक तार में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के ऊपर उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से एक बल उत्पन्न होता है और उस बल का जो फॉर्मूला अपने पास आया था वो आया था F वेक्टर इक्वल्स टू I, यानी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी उस चालक तार का लंबाई सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश का सदिश गुणनफल जब आप करेंगे, यानी इसकी लंबाई के और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं के लंबवत आपके पास चुंबकीय बल निकल करके आता है। कैलकुलेट अपन करते हैं। तो आज अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है वो है इस चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना। यानी टॉपिक आप पहले कंफर्म कर लें कि आपके पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई चालक तार रखा हुआ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक तार पे लगने वाला जो बल है उसकी दिशा अपन कैसे निर्धारित करेंगे। तो इसके लिए अपने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में दो नियम दिए गए हैं, जिसमें पहला नियम है उसे अपन कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ। तो फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ को कुछ इस तरीके से व्यक्त किया कि जिसके द्वारा आप उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से अपन इस नियम को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में एक दूसरा नियम आता है दाहिने हाथ का हथेली नियम, राइट हैंड पाम लॉ। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको आप सामने लेकर के आएंगे और इस लेफ्ट हैंड के अंदर आप अपना जो अंगूठा है, ये आपकी जो अंगुली है, पहली जो अंगूठे के पास वाली, इसे अपन तर्जनी कहते हैं, और ये जो सबसे बड़ी उंगली होती है इसे अपन मध्यमा कहते हैं। इन तीनों को आपको एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए तीनों के बीच में। इस तरीके से इन तीनों को फैला देना है। क्लियर है? यही बात अपन इस नियम में सबसे पहले लिखेंगे कि अपन अपने बाएं हाथ के अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यमा को, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं। अब इसमें आपके पास दो चीज़ों की दिशाएं पहले से हैं। एक आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले से है, यानी आप अपनी जो आपकी तर्जनी अंगुली है इसको आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दीजिए और उसके बाद उस चालक तार में जो बहने वाली विद्युत धारा की दिशा है, उस चालक तार की जो लंबाई की दिशा है, उसको आप इस मध्यमा अंगुली की दिशा में रख दीजिए। तो जब आप इन दोनों का सदिश गुणनफल करेंगे तो ये जो अंगूठा है वो उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो आपके पास दो डायरेक्शन पहले से होंगी, एक आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, एक आपके पास उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा होगी। इन दोनों की दिशाओं के लंबवत ये जो अंगूठा है वो आपके पास चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित करता है। तो इसमें आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसका स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसका स्टेटमेंट लिख करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कि इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे को, मध्यमा को और तर्जनी अंगुली को, इन तीनों को परस्पर लंबवत रखा जाए, यानी इन तीनों को इस तरीके से आपको रखना है कि इन तीनों के बीच में है वो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, ये तो होगी इनके पोजीशन की बात जो आपको सबसे पहले लिखनी है। अब अपन कहते हैं कि आपके पास इन तीन में से दो दिशाएं हैं, एक तर्जनी अंगुली की दिशा है, एक आपके पास मध्यमा में विद्युत धारा की दिशा है। तो पहले इन दोनों की चर्चा करनी है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा है, ये दोनों डायरेक्शन फिक्स हो चुकी हैं आपकी, तो अंगूठा है वो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा।
सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। अब इस चीज़ को आपको बहुत समझना भी है, क्योंकि इससे पहले आप दाहिने हाथ का नियम पढ़ चुके हैं, अब आप बाएं हाथ का नियम पढ़ रहे हैं, तो दोनों में कतई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में जब इसी चैप्टर में आप थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो परीक्षा में बाएं हाथ का और दाएं हाथ का जो नियम है उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप लोग दाहिने हाथ का नियम दोबारा पढ़ेंगे फ्लेमिंग का, तब आप लोगों को मैं ये बता दूंगा कि दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से दोनों को अलग अलग याद रखना है। यहाँ पर आपको ये पूरा हाथ बना करके डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो आपके पास डायरेक्शन है बी की डायरेक्शन है, ये आपके पास जो दिशा नज़र आ रही है वो आई की दिशा है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों की जो लंबवत की स्थिति होगी, जो खड़े पैन की स्थिति है, उसको अपन एफ के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इतना सिंपल आप लिखेंगे तो आपका जितने नंबर निर्धारित हैं इस प्रश्न के वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नियम के ऊपर चलते हैं, जो है दाएं हाथ का हथेली नियम। अब अपना जो अगला नियम है वो है दाएं हाथ का हथेली नियम। अभी मैंने इस नियम को यहाँ पे लिखा नहीं है, केवल इसका स्टेटमेंट लिखा है। पहले अपन इस नियम को समझ लेते हैं और ये जो पीछे वाला फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है इसके साथ इसकी तुलना कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को केवल एक ही नियम याद करना होगा, दूसरा आप उन दोनों की तुलना करके लिख सकेंगे। ये मेरे पास बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम है, ठीक है, और ये मेरे पास दाएं हाथ का नियम है। तो बाएं हाथ के नियम को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि ये जो तर्जनी है वो आप लोगों के पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये विद्युत धारा की दिशा को, और अंगूठा है वो उस चालक के ऊपर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो इसी पोजीशन के द्वारा समानार्थी स्थिति आप लोगों को यहाँ पे रखनी है। तो इसके लिए आपको अपना जो दाहिना हाथ है उसको इस तरीके से फैलाना है कि सभी अंगुलियाँ और अंगूठा है वो सीधा रहे और हथेली की जो स्थिति है वो आसमान की तरफ रहे, ऊपर की तरफ रहे। तो अब यदि मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ तो ये जो फैली हुई अंगुलियाँ हैं, सीधी अंगुलियाँ हैं, ये मेरे पास तर्जनी अंगुली की दिशा में आ जाती है। यानी अब की बार फैली हुई अंगुलियाँ हैं वो मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी, और जो पिछली बार मध्यमा की स्थिति थी वो अब के बाद किसकी स्थिति हो जाएगी, दाहिने हाथ के अंगूठे की स्थिति हो जाएगी। क्लियर है। और ये जो मेरे पास बाएं हाथ का अंगूठा है वो स्थिति हो जाएगी आपके पास दाहिने हाथ की जो हथेली की दिशा है, जो आसमान की तरफ है। अब आप इन दोनों की तुलना कर लीजिए, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। जो बाएं हाथ का नियम आपने सीखा है उसी के साथ इसकी तुलना करके इसको लिख लीजिए। पहले आप अच्छे से समझ लें, इसके बाद में एक बार मैं आप लोगों को लिख करके बता देता हूँ। तो इसमें अपन क्या लिखने वाले हैं कि यदि दाहिने हाथ को अपन इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा है वो उस चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे और फैली हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। बिल्कुल सिमिलर स्थिति है, बिल्कुल समानार्थी स्थिति है। तो अब दाहिने हाथ की जो हथेली है वो मेरे पास बाएं हाथ के अंगूठे की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चलिए इसका स्टेटमेंट अपन लिख लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस दाएं हाथ की हथेली नियम का जो स्टेटमेंट है वो अपन ने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यदि दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई जो अंगुलियां हैं, जो सीधी अंगुलियां हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, एवं दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा आई की दिशा को व्यक्त करे, तो इस दाएं हाथ की जो हथेली है जो आसमान की तरफ है, दाएं हाथ की जो हथेली है वो चालक पर लगने वाले बल एफ वेक्टर की दिशा को व्यक्त करेगी। तो इन दोनों में से कोई एक नियम है वो नाम दे करके डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चालक तार के ऊपर लगने वाले बल की दिशा है वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।